ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो हमें बेसिक बातें बताएगा ऑडिट की। चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले हम पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ऑडिट, एक्चुअल में ऑडिट है क्या। तो होता क्या है, जब आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा तो आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे ना। तो ट्रेनिंग में क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो वो आपको अलग अलग जगह ऑडिट करने के लिए भेजेंगे। हो सकता है आप टैक्सेशन में भी काम करें और अलग अलग काम करें, बट ऑडिट के लिए भी आपको भेजा जाएगा। तो ऑडिट होता क्या है और मेन चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भी क्या होता है। तो जब कोई भी अपनी अकाउंटिंग करता है तो उसको चेक भी तो करा जाएगा कि वो ठीक है या नहीं। तो अकाउंट्स को चेक करना एक तरीके से ऑडिट कहलाता है ना? लेकिन चेक करना अलग होता है, ऑडिट करना अलग होता है। तो दोनों में क्या फर्क है वो भी इस चैप्टर में हम समझ जाएंगे कि चेक करना क्या होता है, ऑडिट करना क्या होता है। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे कि मीनिंग क्या है ऑडिट का, नेचर क्या है ऑडिट का, स्कोप क्या है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती है ऑडिट की, ऑडिट करने के बेनिफिट्स क्या हैं, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एश्योरेंस engagement or limited assurance engagement, meaning and basic purpose of engagement and quality control standards, or practically of above concept by studying through examples and case study। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमारा क्या होता है ऑडिट। तो इन्वेस्टर्स डिजायर्स ऑफ इन्वेस्टिंग देयर मनी इन कंपनीज, शेयर होल्डर्स को भी चाहिए कि वो पता लगाता है कि जहां वो पैसा लगा रहा है ना, वो कैसा जगह है, वहां कोई प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैंक भी जब किसी को उधार पैसा देते हैं तो वो ये चाहते हैं कि पता चल सके कि वो उधार का पैसा वापस देगा या नहीं देगा। गवर्नमेंट भी टैक्सेस लेती है तो सही अकाउंटिंग करी है या नहीं। तो ये सब लोग अलग अलग टाइम पर जरूरत इन्हें पड़ती है कि ये श्योर हो सके कि जो भी डाटा दे रहा है क्लाइंट वो सही दे रहा है या नहीं। इंश्योरेंस कंपनी, किसी के यहाँ आग लग गई, वो कह रहा है मेरे यहाँ 5 करोड़ का माल था, तो वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, कौन डिसाइड करेगा। वो कहेगा जी मेरे ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, तो उसे कौन ऑथेंटिकेट करेगा कि जो वो कह रहा है वो ठीक है या नहीं है। तो इन सारी चीजों के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए और वो एक प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई वो सब ठीक है, तो इंडिया में अकाउंट्स के मामले में उसको ऑथराइज करने के लिए, ऑडिट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है कि ये इंसान है जो अकाउंट्स का ऑडिट कर, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप फ्यूचर में करेंगे, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आप है, तो हम ऑडिट करने का जिम्मा, अकाउंटिंग का ऑडिट करने का, टैक्सेशन में भी ऑडिट करने, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल। तो रिलायंस, आप किसी पे विश्वास कैसे करोगे कि भाई ये ठीक है, जब तक कोई ऑथेंटिकेट पर्सन उसको ये ना कहे हाँ भी मैं एश्योर करता हूँ कि ये सब ठीक। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे ऑडिट करेगा, चेक करेगा और उसके ऊपर फिर उसको साइन करेगा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना स्टैम्प लगाकर कह देगा कि हाँ भाई मैंने देख लिया और ठीक है, तो पूरी सब लोग, गवर्नमेंट, बैंक, इन्वेस्टर्स, सबको यकीन हो जाएगा कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वी कैन गेट एश्योरेंस कि ये ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है ऑडिटिंग, कि वो ऑडिट करने के बाद ही ऑथेंटिकेट करेगा कि भाई हाँ ये ठीक है। चलिए ओरिजिन के बारे में पता लगाते हैं कि ऑडिट कहाँ से आया। तो ऑडिट हमारे पुराने समय में भी था। अगर हम पुराना देखें, इंडिया का इतिहास देखें, तो रेफरेंस मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4th सेंचुरी में बिफोर क्राइस्ट। हमने देखा कि वहां पर भी बात हो रखी है फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर की, अकाउंट्स को क्लोज करने की और उसको चेक करने की। तो ये बहुत पुराने समय से है।
ऑडिट वर्ड कहाँ से आया, तो आप जहां कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कहाँ से आया, तो ज्यादातर यही होता है, ये लैटिन वर्ड है। तो ये लैटिन वर्ड ओडीआईआर से या टू हियर होता है, जिसका मतलब वहां से आया। तो ऐसा कुछ आप कह सकते हैं कि ये वहां से आया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर हम रिसेंट देखें तो फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो अपॉइंट हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया में हुआ था 1860 में, जिसका काम अकाउंटिंग ऑडिटिंग फंक्शन करना था। लेटर ऑन ऑफिस ऑफ ऑडिटर जनरल वाज गिवन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। प्रेजेंटली आपने कभी देखा है दिल्ली में सीए का, आईटीओ के पास में सीए की बिल्डिंग है, कभी देखी है आपने? आईटीओ के पास आईसीआई का अच्छा खासा बिल्डिंग है, उसके सामने सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी कह देते हैं, कंट्रोलर, और उसका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबल है ये ऑडिटिंग गवर्नमेंट रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। तो अब जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लिया मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे को गवर्नमेंट से स्टैट्यूटरी ऑडिट भी आते हैं, एलोकेट होते हैं। तो वो कौन करता है? सीएजी। यही करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सी पार्टनरशिप फर्म है, कौन सा सीए फर्म है, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल है प्रैक्टिस करने वाले, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड और उनका एक्सपीरियंस को देखकर उन्हें अलग अलग ऑडिट एलोकेट होते हैं। तो इंडिया में सुप्रीम बॉडी इस सबकी सीएजी है। आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये पार्लियामेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट एक्ट के हिसाब से है, और इनका काम है कि सीए प्रोफेशन को देखना। तो मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, तो एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। इसके अंदर बहुत सारी बातें। पहला, ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, तो मैं अपने बिजनेस में खुद ही चेक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं खुद ही करूंगा तो फिर मैं कैसे उस पर अनबाइज्ड होकर मैं कोई भी उस पर रिपोर्ट दे पाऊंगा या जजमेंट दे पाऊंगा या रिजल्ट दे पाऊंगा। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। कोई भी एंटिटी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। साइज मैटर नहीं करता है, लीगल फॉर्म मैटर नहीं करती है। और जब ये एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसमें हमारा व्यू है कि हम उस पर एक ओपिनियन एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, मतलब हम ये बता सकें कि अकाउंटिंग ठीक है या नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं। तो ये हमारा मीनिंग है, एक डेफिनेशन है हम जिसे कह सकते हैं ऑडिटिंग की। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यहाँ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड इन। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि अगर मान लिया आपने मेरे से कहा हमारी बिजनेस का ऑडिट करिए, तो आप नहीं बताएंगे मुझे कि ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली उसको ऑडिट करूंगा। ठीक है? तो इंडिपेंडेंट का मतलब पता चला कि आप जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंटली सब चेक कर रहा है, हाँ? सब एग्जामिनेशन कर रहा है। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर। अब एक पर्सन अपने ब्रदर से कह रहा है और उसका ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो कह रहा है कि उसके अपने भाई के बिजनेस को वो ऑडिट करे, चेक करे और एक रिपोर्ट इशू करे। तो क्या एक भाई अपने दूसरे भाई का बिजनेस को क्या एकदम अनबाइज्ड होकर के कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, है ना।
तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहेगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा ना। द एंटिटी whose financial information is examined need not necessarily be profit oriented. ऐसा जरूरी नहीं है, एनजीओ के भी होते हैं, बल्कि एनजीओ का तो और बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने डोनेशन वगैरह दे रखा है, तो उन सब का डोनेशन का पैसा सही तरीके से लगे, खराब ना हो, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, और वो कोई भी हो सकता है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, कुछ भी हो सकता है, ट्रस्ट हो सकती है, तो वो उनका फॉर्म क्या, लीगल फॉर्म, वो भी मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये बार बार आता है, हमारा पर्पस क्या होता है ऑडिट का? तो हमारा ऑडिट करने का पर्पस होता है कि हम केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करें। हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, है ना, हम एक एक्सप्रेस करते हैं। Understand that preparation and presentation of financial statement of an entity is the responsibility of management of entity. The auditor expresses an opinion on financial statement by means of written audit report. तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, और उसके ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पता है किसकी होती है? मैनेजमेंट। बिजनेस जिसका है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए, और ऑडिटर को केवल उस पर अपना ओपिनियन बताना है कि वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए वो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, और वो रिटन ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो ये काम करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको देखना पड़ेगा ना कि भाई वो सही है या नहीं, तो वो गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा? द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि सब ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज हैं, क्या जो एंट्रीज सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हुई हैं वो सपोर्टेड है या नहीं, सफिशिएंटली सपोर्टेड एंड अप्रोप्रिएट, उस पर एविडेंस है या नहीं। असल में क्या होता है, अभी तो हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री बना दी, लेकिन एक्चुअल में वाउचर बनता है हर एक का। और वाउचर जैसे मान लिया हमने कोई 5,000 रुपए का कोई खर्चा किया है, कोई सामान खरीदा है, तो वो 5,000 रुपए के खर्चे का अगर हमने एक जो है वाउचर बनाया है, तो उसके साथ सपोर्ट लगाना पड़ेगा, उसका बिल लगाना पड़ेगा ना, और भी कोई रिक्वायरमेंट है कि किसने उसे ऑथराइज करा, ये वो सब कुछ उस पर आएगा, तो वो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। हमें कोशिश करनी है, देखें कि कोई एंट्री छूट ना गई हो, सारी की सारी एंट्रीज आ गई हो। इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट बता रही है वो ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला अजीब सा कुछ नहीं है, सब ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट जो है वो क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्लोजर सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है। द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स presented true and fair picture of the operational result and of the assets and liability। तो जो हमारा P&L में प्रॉफिट वगैरह आया है, लॉस आया है, वो और असेट्स और लाइबिलिटी वो सही है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर आ रहा है उससे, ये हमारा एम रहता है। ऑडिटिंग से एश्योरेंस आता है, एक बेसिक नेचर ये होता है एश्योरेंस, कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये ठीक है। अब आप एक बात बताइए, मान लिया कोई आप सामान मंगाते हैं, उसके ऊपर पैकिंग है, कंपनी का नाम है, उस पर पूरी दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन है, तो एक हमारे पास एश्योरेंस आता है कि ये ठीक है ना। पैकिंग पे कोई नाम नहीं लिखा, ऐसी केवल, तो हमें एश्योरेंस नहीं आएगा कि वो चीज असली है या नकली है। एक पहले अब भी आता है, ISI मार्क होता है,
जो इंडिया की गवर्नमेंट इशू करती है कि ये प्रोडक्ट ठीक है। तो पहले तो होता था बहुत ज्यादा हम देखते थे, अब इतना उसको देखते नहीं है, लेकिन ISI मार्क है तो हम कहते हैं हाँ चलो ये ठीक है, ये चीज है। तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है उससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये चीज ठीक है। अब हमारा जो ऑडिटिंग है सब्जेक्ट एक्चुअल में, तो क्या ये किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं? क्या ऑडिटर को किसी और चीजों की नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? तो ये नेचर इसका ऐसा है कि इसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे। अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पता तो आप कैसे चेक करोगे? आपको कंपनी लॉ नहीं पता तो आप कैसे उसको ठीक है या नहीं पता लगा पाएंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इन सबका कॉम्बिनेशन ही आपको नॉलेज देगा जिससे आप उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। केवल ये नहीं है कि आपने थोड़ा ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ा और आप ऑडिट करने निकल पड़े। आपको सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिट के दौरान ऑडिटर बहुत सारे लोगों से मिलता है, बात करता है और उनसे अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन लेता है। अगर आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो किसी चीज के बारे में और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो ठीक है या नहीं है? और आप है ना 100% चीजें चेक नहीं कर सकते। तो आप ऑडिटर को स्टैटिस्टिकल मेथड लगाने पड़ते हैं क्योंकि वो सैंपल बेसिस पर ऑडिटिंग करता है। आप एक एक आइटम को चेक नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ना कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी जिससे कि आप ऑडिट कर पाए। ठीक है? तो कभी भी ऑडिट 100% नहीं हो सकता है, सैंपल बेसिस पर होता है। जैसे हम चेक करने जा रहे हैं और हजारों वाउचर्स बने हुए हैं, एक एक दिन के हजारों हजारों वाउचर्स होते हैं। तो हम क्या जनरली करते हैं कि 5,000 से ऊपर वाली चीजें उन्हें चेक कर लेते हैं, तो नीचे की चीजों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो इतना मैटर नहीं करता है। हम चेक नहीं कर सकते एक एक आइटम। इकोनॉमिक्स की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन बिजनेस जो है वो कौन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल रेशियो एनालिसिस की जानकारी होगी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे अलग अलग चीजों को। तो ये प्रोफेशनल ऑडिटर को इन सब की जरूरत होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो ना केवल अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, आपको बिहेवियर साइंस चाहिए। दूसरे के बिहेव को देख करके आपको पता चले कि वो कैसे आपके साथ बिहेव कर रहा है, वो सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं। स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, डाटा को कैसे प्रोसेस होता है ये आपको पता होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, क्योंकि ऑडिट में प्रोडक्शन होगा, वहां का पूरा सिस्टम होगा, वो भी आपको पता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपने पढ़ रखे हैं ना? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। ये आपको अभी आपके स्टडी मटेरियल में यहाँ हाथों हाथ नहीं मिलेगा, मैंने थोड़ा सा इसको वैसे डाला है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो पाए कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या है। थोड़ी देर के बाद इसी चैप्टर में इसके बारे में फिर से सारी जानकारी आ जाए, लेकिन बार बार वर्ड यूज होंगे तो मुझे लगा थोड़ा सा आपको बता दिया। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम होता है कि अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड मेंटेन हो, ऐसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का काम होता है कि ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड मेंटेन हो। To ensure that information provided in the financial statement are of high quality and are acceptable worldwide, the Auditing and Assurance Standard Board under the Council of ICI have formulated few standards. These are in line with the international standard issued by the International Auditing and Assurance Board. देखो सेम है, सीए के जो हमारे आईसीआई के स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो इशू तो आईसीआई कर रहा है लेकिन वो कॉपी पेस्ट होते हैं इसके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं IFRS, उसके कॉपी पेस्ट होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो हमारे इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड के थ्रू जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उन्हीं के कॉपी पेस्ट हैं जो हमारे मतलब के। इसमें क्या क्या आता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑल द
services under engagement standards. These standards are applicable to all auditing firms which perform audit and review of historical financial information including assurances and related service engagement. तो ये एक स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिटी कंट्रोल पर कि जो ऑडिट की आपकी क्वालिटी है वो एक मेंटेन रहे। जब भी आप ऑडिट करेंगे, रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो इंक्लूडिंग एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। एक होते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये क्या होते हैं? फॉर ऑडिटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दीज अप्लाई व्हेनेवर एनी इंडिपेंडेंट ऑडिट इज कैरिड आउट। तो वहां पर ये हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग चलते हैं। In simpler words, whenever an independent examination of financial information is carried for any entity, whether the business motive or not, profit or not, size doesn't matter, तो हमारा क्या रहता है? एसेज विल बी, मतलब हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। ऑल एसेज आर इंटरलिंक्ड एंड हैव टू अप्लाई इन यूनिटी। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द नंबर और गिवन टू एसे इज सिमिलर टू द नंबरिंग सिस्टम फॉलोड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो वो पता चला 200-400 से ऐसा कुछ नंबर चल रहा है, तो वहां वही नंबर हमारे यहाँ चलेंगे। पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं आपके स्टडी मटेरियल में, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं? इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद SA 200। ओवरऑल SA 200 किस पर है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर and the conduct of an audit in accordance with standard on auditing। तो अगर आपको ये नाम याद रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसे 200 लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नाम अगर याद है उसे लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिटिंग? तो ऐसे 200, क्योंकि ओवरऑल ऑब्जेक्ट पर है तो वो बताएगा हमें। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट? पहला है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मेटीरियल मिस स्टेटमेंट। देखिए छोटी मोटी गलतियां और गड़बड़ होंगी, आप 100% श्योरिटी नहीं ले सकते किसी, लेकिन मेटीरियल मिसमैनेजमेंट से फ्री है। मेटीरियल मिसमैनेजमेंट का मतलब बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ नहीं है। तो ये रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए आप। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब 100% गारंटी नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस, हाँ भाई ठीक है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम पता लगा सके कि ये मटेरियल मिसमैनेजमेंट से बाहर है, सब ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस हुआ। वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, मतलब मिसमैनेजमेंट फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है, एरर की वजह से भी हो सकती है। तो ऑडिटर को एक ओपिनियन बताना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, ठीक है। तो हमें ये बताना होगा कि सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो रखा है, तो ये रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। और क्या ऑब्जेक्ट है? हमें रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और कम्युनिकेट भी करना है कि हमारी जो फाइंडिंग्स है ऑडिट करते हुए जो जो हमें बातों का पता चला है उसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट जारी करना कि ये कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब यहां पर बात है रीजनेबल एश्योरेंस की। तो रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। दोनों में फर्क है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस एक कंप्लीट एश्योरेंस है या कह सकते हैं गारंटी है, जबकि रीजनेबल एश्योरेंस गारंटी नहीं है लेकिन हाई लेवल का एश्योरेंस है, बट कंप्लीट गारंटी नहीं है। तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस कि हमने पूरी कोशिश करी है, सब कुछ अच्छे से चेक करा है, सब कुछ ठीक करा है, बट गारंटी नहीं है, लेकिन एश्योरेंस है रीजनेबल कि भाई कुछ गड़बड़ नहीं है। अब हमारी जो बात हो रखी है कि इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसमैनेजमेंट, तो ये जो हमारी बार बार बात हो रही है रीजनेबल एश्योरेंस है कि मटेरियल मिसमैनेजमेंट से फ्री है। तो
तो ये मिसमैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो ये एरर और फ्रॉड दोनों की वजह से हो सकता है। मिस स्टेटमेंट मतलब गड़बड़ है, वो गलती हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। पता है गलती और फ्रॉड में क्या फर्क होता है? मीन फ्रॉड तो जानबूझ के कर रहे हैं, गलती हो रही है। गलती पकड़ना आसान है, फ्रॉड पकड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो फ्रॉड करेगा वो पूरा वो ये सोचेगा ना कि भाई ये पकड़ में ना आए, तो वो उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग करेगा। गलती करने के लिए कोई प्लानिंग थोड़ी ना होती है, वो तो गलती हो जाती है, वो आराम से पकड़ में आ सकती है। फ्रॉड पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड, एरर दोनों में से कोई एक या दोनों की वजह से भी हो सकता है। ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मटेरियल स्टेटमेंट से, चाहे वो फ्रॉड हो चाहे एरर। ही हैज टू सी इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट एज ए होल इन एन टोटलिटी। पूरे बिजनेस की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L कैसा दिखाई दे रहा है, इस पर पूरे एक साथ देखना है। द ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड in accordance with audit findings through a written report as required by standard on auditing। तो जो ओपिनियन होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ऑडिटर का, वो उसको लिखेगा और कम्युनिकेट करेगा अपनी ऑडिट फाइंडिंग रिटन रिपोर्ट में, जो जैसा स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कहता है उस तरीके से वो करेंगे। तो हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में तो चैप्टर में थोड़े टाइम के बाद में पढ़ ही लेंगे। तो एन ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट की बात करें तो क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट? रीजनेबल एश्योरेंस लेना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसमैनेजमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर और बोथ, है ना। Gaining reasonable assurance leads to formation of opinion whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से है, सारे लॉ कानून के हिसाब से सही है या नहीं। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स, तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा अपना ओपिनियन ऑडिट फाइंडिंग्स के हिसाब से, और कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन भी स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये था हमारा क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। तो हम आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्कोप से स्टार्ट करेंगे।